दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल राकेश आर्या इजी टू वे। तो आज हम जानेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले कुछ सवाल और उनके जवाबों के बारे में। वीडियो को आगे देखने से पहले दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, CO2 के अलावा अन्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? आपके ऑप्शन है CH4, N2, AR, O2। तो सही जवाब है दोस्तों CH4। तो ग्रीन हाउस प्रभाव या हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती हैं। इन ग्रीन हाउस गैस प्रभावों में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, मीथेन आदि शामिल हैं। यदि ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन होता, क्योंकि तब पृथ्वी का औसत तापमान -18 डिग्री सेल्सियस होता, न कि वर्तमान 15 डिग्री सेल्सियस। धरती के वातावरण के तापमान को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं, जिनमें से ग्रीन हाउस प्रभाव एक है। कुछ अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उदाहरण मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2, मीथेन CH4 जो कि हमारा आंसर भी है, नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O और फ्लोरिनेटेड गैस। तो अब चलते हैं अपने प्रश्न नंबर 2 की तरफ, जो कि भारत की राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? आपके ऑप्शन है वित्त आयोग, ऑप्शन बी भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। तो जल्दी से मुझे आंसर दीजिए, इसका क्या होगा? ऑप्शन डी केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन CSO भारत में सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वयन एवं सांख्यिकीय मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी केंद्र सरकार का एक संगठन है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। CSO का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। यह संगठन सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आता है। तो इसमें याद रखने वाली बात है वो है आपके पास कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो है दिल्ली में। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, जो कि भारत के उच्चतम न्यायालय की केंद्र और राज्यों के बीच विवादों के निर्णय की शक्ति किसके अधीन आती है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सलाहकार क्षेत्राधिकारिता, ऑप्शन बी मूल क्षेत्राधिकारिता, ऑप्शन सी अपील क्षेत्राधिकारिता, ऑप्शन डी न्यायशास्त्र। तो जल्दी से मुझे आंसर, जिसको आंसर आता है वो आंसर कर दीजिए जल्दी से। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी मूल क्षेत्राधिकारिता। तो भारतीय संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक शक्तियां व क्षेत्राधिकार प्रदान किए गए हैं। ब्रिटेन के सदन अर्थात हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह ही भारत में उच्चतम न्यायालय को न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, जिसे निम्न वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मूल आरंभिक क्षेत्राधिकार अर्थात ओरिजिनल जुरिडिक्शन, इसके अंतर्गत कुछ मामलों की सुनवाई सीधे उच्चतम न्यायालय कर सकता है तथा ऐसे मामलों में निचली अदालत में सुनवाई आवश्यक नहीं होती। उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में निर्णय की भूमिका प्रदान करता है। उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में आने वाले मामले निम्न हैं, जैसे कि केंद्र व राज्यों के मध्य विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य विवाद। तो आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 4 की तरफ, वो है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अक्षी उपनिषद, ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी गरुड़ उपनिषद, ऑप्शन डी महाकाव्य उपनिषद। तो जल्दी से मुझे आंसर कीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कि सही आंसर क्या है। तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद 2 या 2 खंडों के 3 मुंडकों में अर्थवेद के मंत्र भाग के अंतर्गत आता है। इसमें पदार्थ और ब्रह्मा विद्या का विवेचन है।
आत्मा परमात्मा की तुलना और समता का भी वर्णन है। इसके मंत्र सत्यमेव जयते न अनित्रम का प्रथम भाग यानी सत्यमेव जयते भारत के राष्ट्र चिन्ह का भाग है। इसमें परमात्मा द्वारा अपने अंदर से विश्व के निर्माण मकड़ी के जाले का उदाहरण दिया गया है और दो पक्षियों द्वारा जगत के साथ व्यवहार को अलग को आत्मा परमात्मा में भेद के उदाहरणार्थ प्रस्तुत किया गया है। इस उपनिषद में ऋषि अंगिरा के शिष्य शौनिक और ऋषि के संवाद के रूप में दिखाया गया है। इसमें 64 मंत्र हैं जो 21, 21 और 22 के 3 मुंडकों में स्थित हैं। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ, जो कि है जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए क्वार्ट्जाइट, ऑप्शन बी नाइस, ऑप्शन सी संगमरमर, ऑप्शन डी स्लेट। तो जल्दी से आंसर कीजिए जिसको पता है। तो कईयों ने आंसर कर दिया है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी नाइस। तो भूपटल के सभी कठोर एवं मुलायम पदार्थ चट्टानें कहलाते हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। उदाहरण के लिए पत्थर, बालू, मिट्टी आदि जब अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के रंग, स्वरूप और संगठन में अत्यधिक दबाव के कारण परिवर्तन हो जाता है तो इन नवीन चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। इन चट्टानों का अधिक ताप के कारण केवल रंग और स्वरूप बदलता है, उनका विघटन अथवा वियोजन नहीं होता। इन चट्टानों में स्थित खनिजों के गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जिसके साथ साथ चट्टान की कठोरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब कभी अत्यधिक परिवर्तन हो जाता है तो उसके मूल रूप को पहचानना भी कठिन हो जाता है। चट्टानों में रूपांतरण शीघ्रता से तथा धीरे धीरे भी हो सकता है। रूपांतरित चट्टानों के उदाहरणों में चूना पत्थर से संगमरमर, शैल से स्लेट। तो जैसे कि यहाँ पे है चूना पत्थर से क्या बनता है संगमरमर, शैल से स्लेट, ग्रेनाइट से नीस या नाइस, ग्रेबो से ग्रेबोनीस एवं स्पेंटाइन ग्रेनाइट पृथ्वी के भाग में पाया जाता है। भारत में भी यह प्रचुर मात्रा में मिलता है। भारत में यह मैसूर, उत्तर आर्कट, मद्रास, राजपुताना, सेलम, बुंदेलखंड और सिंह भूमि में पर्याप्त मात्रा में मिलती है। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कृषि अपशिष्ट, ऑप्शन बी सूखा गोबर, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। तो सही आंसर है ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस एक रंगहीन, गंधहीन, पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा स्रोत है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन शामिल होती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुओं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहती है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को एलपीजी कहते हैं। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भर लिया जाता है। पिछले दशक में विश्व के अन्य क्षेत्रों की तरह ही प्राकृतिक गैस ने भी भारत में प्रमुख ख्याति अर्जित की है। भारत ने वर्ष 2008 में तकरीबन 41.4 बीएसएम प्राकृतिक गैस की खपत की थी, जिसमें घरेलू उत्पादन 30.6 बीएसएम रहा। तो अब जान लेते हैं कि ये कहाँ का इस्तेमाल होती है। तो बिजली उत्पादन के लिए इसका ईंधन का स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पाइप प्राकृतिक गैस के रूप में खाना पकाने, गर्म करने के लिए, घरेलू वाणिज्यिक उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। औद्योगिक उपयोग बॉयलर्स के लिए ईंधन के स्रोत के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक वैकल्पिक ऑटोमोबाइल ईंधन के रूप में कंप्रेस्ड प्राकृतिक गैस अर्थात सीएनजी, जो कि आजकल हमारे भारत में इस्तेमाल हो रही है। पंचबंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है। आपके ऑप्शन है पूंजी से, ऑप्शन बी श्रम, ऑप्शन सी धन, ऑप्शन डी माल सूची। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी श्रम। अर्थशास्त्र में पीछे की ओर झुका हुआ पूर्ति वक्र पंचबंकन सप्लाई श्रम से संबंधित है। इसे पंचगामी झुकी पूर्ति वक्र के रूप में भी जाना जाता है। यह वक्र प्रतिमान उस स्थिति को दर्शाता है जहां श्रमिक अवकाश के समय को काम के घंटे अर्थात मजदूरी में प्रतिस्थापित करना पसंद करते हैं, यानी बदलना पसंद करते हैं। इस प्रकार उपलब्ध श्रम की मात्रा कम हो जाती है। यह वक्र दर्शाता है कि वास्तविक मजदूरी की दरों में परिवर्तन से कर्मचारियों द्वारा
किए जाने वाले कार्य के घंटों की संख्या किस प्रकार प्रभावित होती है। तो अगला प्रश्न है, सूचना प्रौद्योगिकी से में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्चुअल मेमोरी, ऑप्शन बी कैश मेमोरी, ऑप्शन सी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, ऑप्शन डी मेन मेमोरी। तो आपका आंसर है ऑप्शन सी कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। अब जानते हैं क्या होती है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। कंटेंट के द्वारा एक्सेस की गई एक मेमोरी यूनिट को एसोसिएटिव मेमोरी कहते हैं। एसोसिएटिव मेमोरी को एसोसिएटिव स्टोरेज अर्थात एसोसिएटिव एरे या कंटेंट एंसेम्बल मेमोरी अर्थात CAM भी कहते हैं। इस तरह की मेमोरी को डाटा कंटेंट के आधार पर एक साथ और पैरेलल समानांतर अर्थात समानांतर में एक्सेस किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्नेहित, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी रूपरण, ऑप्शन डी तनुकरण। तो सही जवाब है ऑप्शन ए स्नेहित। जैसा कि हम जानते हैं कि सेमीकंडक्टर को हम चालक या अर्धचालक किसी भी रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध रूप में एक सेमीकंडक्टर एक कुचालक के तरह काम करता है। शुद्ध रूप का मतलब है कि उसके बाहरी ऑर्बिट में पूरे 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस तरह के सेमीकंडक्टर को हम एंट्रिसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। एक एंट्रिसिक सेमीकंडक्टर को हम दोनों तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसे चालक और कुचालक दोनों तरह से इस्तेमाल करने के लिए हमें इसमें कुछ अशुद्धता मिलानी हो पड़ती है। इस तरकीब को हम डोपिंग अर्थात स्नेहत कहते हैं। हम इसमें 2 तरह की इम्प्योरिटी मिला सकते हैं। पहला है ट्राइवलेंट या पेंटावलेंट। जिस इम्प्योरिटी के बाहरी ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसे हम ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं, और जिसके बाहरी ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं। जब हम किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिला देते हैं तो वो एक्सट्रास्टिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। डोपिंग करके ही इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों अर्थात डायोड, ट्रांजिस्टर, IC आदि का निर्माण किया जाता है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नस्ल संरक्षण, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी आर्द्र भूमि संरक्षण, ऑप्शन डी औषधीय पौधे। तो सही जवाब है ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन। क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। यह इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करती है। यह वैज्ञानिकों के राय पर आधारित है, जिसके पहले भाग के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और दूसरे भाग के अनुसार इसकी संभावना अधिक है कि यह मानव निर्मित CO2 के उत्सर्जन के कारण हो रहा है। क्योटो प्रोटोकॉल को क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। तो ये याद रखिए दोस्तों कि इसको कब अपनाया गया था, 11 दिसंबर 1997 को जापान में अपनाया गया था और 16 फरवरी 2005 को लागू किया गया था। इसे लागू करने की डेट जो है वो अलग है, और अपनाया कब गया था, 11 दिसंबर 1997 को, और लागू कब किया गया था, 16 फरवरी 2005 को। 192 पार्टियां इस प्रोटोकॉल में हैं। दिसंबर 2012 में कनाडा इस प्रोटोकॉल से हट गया था। कनाडा को इस प्रोटोकॉल से हटा दिया गया था, कब, 2012 में। तो ये भी पॉइंट्स याद रखना कि कब उसे हटाया गया था। प्रश्न नंबर 11 है, इब्राहिम अल-काजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्रसिद्ध शख्सियत है। आपके ऑप्शन है हृदय शल्य चिकित्सा, ऑप्शन बी सिविल विमानन, ऑप्शन सी नाट्य मंच, ऑप्शन डी चित्रकला। तो सही जवाब है ऑप्शन सी नाट्य मंच।
अब्राहम अल-कादी का जन्म 18 अक्टूबर 1925 को हुआ था। याद रखने वाली पॉइंट है, कब हुआ था उनका जन्म? 18 अक्टूबर 1925 को हुआ था, महाराष्ट्र के पुणे में। अल-कादी भारत में व्यापार करने वाले एक अमीर सऊदी अरब के व्यापारी और कुवैती माँ के बेटे थे। वह 9 भाई बहनों में से एक थे। 1947 में उनके परिवार के बाकी सदस्य पाकिस्तान चले गए, जबकि अल-कादी भारत वापस आ गए। अरबी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती में शिक्षित अल-कादी की पढ़ाई पुणे के सेंट विसेंट हाई स्कूल और बाद में सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई में हुई थी। जब वह सेंट जेवियर्स में छात्र थे तो वह सुल्तान बाबी पद्मसी की अंग्रेजी थिएटर कंपनी थिएटर ग्रुप में शामिल हो गए। इसके बाद उन्होंने 1947 में ही लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट राडा में प्रशिक्षण प्राप्त किया। अल-कादी ने भारत के कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते, रंगमंच की संवेदनशीलता के बारे में जागरूकता पैदा की और भारतीय परंपरा के साथ आधुनिक अभिव्यक्ति को सफलतापूर्वक मिलाया। थिएटर में आजीवन योगदान के लिए रूपवेंद्र प्रतिष्ठान का तनवीर पुरस्कार 2004 में प्राप्त हुआ। उन्हें 1966 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी, मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी चेक गणराज्य। तो सही जवाब है ऑप्शन डी चेक गणराज्य। स्कोडा ऑटो सामान्यतः स्कोडा के रूप में अधिक विख्यात चेक गणराज्य में अवस्थित ऑटोमोबाइल निर्माता है। 1991 में स्कोडा वॉक्सवैगन समूह का एक सहायक बन गया। 2009 में इसकी कुल बिक्री 6,84,226 कार तक पहुंच गई। 1859 में स्कोडा वर्क्स की स्थापना आयुध निर्माता के रूप में हुई थी, पर मोटर वाहनों का विकास नहीं हुआ था। आज स्कोडा ऑटो के नाम से विख्यात कंपनी का उद्भव 1890 के दशक के प्रारंभ में हुआ, जिसमें कई पुराने स्थापित कार विनिर्माताओं के समान साइकिल के निर्माण से शुरुआत की थी। प्रश्न नंबर 13 है, सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो सही जवाब है ऑप्शन सी असम। सत्रिय नृत्य 8 मुख्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपराओं में से एक है। यह नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। वर्ष 2000 में इस नृत्य को भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में शामिल कर लिया गया था। इस नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंता शंकर देव हैं। यह नृत्य कला 500 से अधिक वर्षों से चली आ रही परंपरा है। यह नृत्य असम की वैष्णव मठों, जो कि 17 के नाम से जाने जाते हैं, की परंपरा है। यह मूल रूप से पौराणिक नृत्य नाटक के रूप में ब्रह्मचारी भिक्षुओं द्वारा अभ्यास किया जाता था। यह नृत्य नाटक मुख्य रूप से असमिया वैष्णव संत और समाज सुधारक श्रीमंता शंकरदेव और उनके प्रमुख शिष्य माधव देव द्वारा लिखित और किया गया था। 15 नवंबर 2000 में संगीत नाटक अकादमी ने सत्रिय नृत्य को भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक के रूप में मान्यता दे दी थी। प्रश्न नंबर 14 है, पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक्स में वांग यिहान को हरा कर महिलाओं की बैडमिंटन की एकल प्रतियोगिता सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वांग यिहान कहाँ की हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जापान। तो सही जवाब है ऑप्शन सी चीन। वांग यिहान का जन्म 18 जनवरी 1988 में शंघाई में हुआ। वह चीन की एक सेवानिवृत्त बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और भूतपूर्व महिला एकल विश्व विजेता भी हैं। वांग ने अपने बैडमिंटन सफ़र की शुरुआत मात्र 9 वर्ष की उम्र में अपने प्रशिक्षक वांग प्रेंगरेन के देखरेख में शुरू की।
उन्हें चीन की कनिष्ठ टीम के लिए 2004 में चुना गया और 2006 में वरिष्ठ टीम में चुने जाने के बाद वह विश्व बैडमिंटन पटल पर छा गई। अक्टूबर 2009 तक वह शीर्ष महिला से एकल बैडमिंटन खिलाड़ी बन चुकी थी। अब है प्रश्न नंबर 15। यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होता है? आपके ऑप्शन है केवल वित्त मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ता है, ऑप्शन बी संबंधित वित्त मंत्री को निलंबित कर दिया जाता है, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है, ऑप्शन डी दोबारा चुनाव के आदेश दिए जाते हैं। तो मैं आपको सही जवाब बता रहा हूँ। आप सही जवाब है ऑप्शन सी मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो आशा है आपको ये सभी प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आए तो आप दोबारा वीडियो देखकर समझ सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी तथा मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा के लिए हमारे चैनल राकेश आर्या EasyTube को सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट।